नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है दोस्तों, हो सकता है जो आपको पता ना हो। इसी कारण दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q3 के बम्पर रिजल्ट्स पोस्ट करने के बावजूद भी आज स्टॉक में करीब 5.5% की गिरावट दिखाई पड़ी। अब वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स क्या हैं, सेलियंट पॉइंट्स क्या हैं जो कि आपको हो सकता है ना पता हो, वो मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब अगर अच्छे Q3 के नतीजे आए थे, 40.5% की सीक्वेंशियल ग्रोथ, सीक्वेंशियल मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आप जियो के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 15.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है प्रॉफिट में। 4.1% की ग्रोथ है आरपू की। आरपू आया वन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो कि आया 151 रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 145 का। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हर एक फ्रंट पे बेहतर थी, तो भी स्टॉक क्यों टूटा? दोस्तों उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो है कंपनी की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको इस पूरे के पूरे रिजल्ट्स में कंपनी के जीआरएम के बारे में पता चला? जीआरएम मतलब ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स, रिफाइनिंग के क्या मार्जिन्स थे कंपनी के, वो क्या कंपनी ने कहीं डिस्क्लोज किए? एक्चुअली आई वॉज वांटिंग टू सर्च कि कंपनी के क्या जीआरएम आए, बट कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज जीआरएम, क्योंकि कंपनी ने पेटकेम बिजनेस को O2C ऑयल टू केमिकल बिजनेस में तब्दील कर दिया है। और जीआरएम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिलायंस के परफॉर्मेंस को जज करने का। ऑल्दो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 6.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि आया 1,23,997 करोड़, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर में था 1,16,000। तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी है। अगर बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस में स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कंपनी के ऊपर बढ़ा हुआ डेट, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने ज़बरदस्त फंडिंग करी, कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री हो गई। उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने पूरे के पूरे डेट का पेमेंट क्यों नहीं किया? पूरा डेट तो छोड़ दीजिए, पार्शियल भी पेमेंट क्यों नहीं किया? वो पूरा का पूरा डेट अभी भी उनकी बैलेंस शीट में क्यों दिखाई पड़ रहा है? दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही मेरे दिमाग में, मेरे जहन में अराइज हो रहे हैं बार बार। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी बहुत मुद्दे हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेजेस की क्या राय है। ब्रोकरेजेस ने क्या बोला? वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इन पर्सनल मैं बोल रहा हूं, आपको मतलब हो सकता है, लेकिन एज अ पर्सनल इंडिविजुअल मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कोई ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहा है। अगर वो कह रहे हैं इसको बाय करो, तो डेफिनेटली मैं उसको बाय नहीं करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरी एनालिसिस जब तक नहीं बोलती बाय, तब तक मैं कभी भी किसी स्टॉक को बाय नहीं करता हूं। दोस्तों अगर बात करें प्रभुदास लीलाधर, जो ब्रोकरेज हाउस है, उनका उनका मानना है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस बहुत ही अच्छे से फ्लरिश करेगा। प्लस कंपनी जो ऑगमेंट कर रही है, नए बिजनेसेस को इंक्यूबेट कर रही है, नए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही है, पार्टनरशिप्स कर रही है, उसके चलते उनका मानना है कंपनी एक बाय कैटेगरी का स्टॉक है, जिसका कि टारगेट हो सकता है 2232, जो कि ऑलमोस्ट 2250 के आसपास का है। लेकिन उनके इस बाय टारगेट देने के बावजूद भी आज रिलायंस 5.5% टूटा। अब दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टेप जा करके इनके सेगमेंट वाइज एनालिसिस करी स्टॉक के प्राइस की। तो दोस्तों आप जानकर के हैरान होंगे, ऑल्दो उन्होंने ये बात बोली कि पोस्ट कोविड कंपनी की पेटकेम की मार्जिन्स इंप्रूव हुई हैं, डिमांड बढ़ी है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से चाइना में फैक्ट्रीज और चाइना में कामकाज शुरू हो गया है, चाइना में जिस प्रकार से कामकाज शुरू हो गया है, उस प्रकार से आगे आने वाले समय में पेटकेम के मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर कंपनी के इक्विटी वैल्यूएशन को अगर डिवाइड किया जाए रिलायंस जियो में, तो 900 रुपए की वैल्यूएशन आएगी रिलायंस जियो की, 645 आएगी रिलायंस रिटेल की। तो जब भाई इसका मतलब आप निकालें तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि रिलायंस जियो का जब आईपीओ आएगा, तो आप स्ट्रेट अवे रिलायंस से 900 रुपीज़ माइनस कर दें तो रिलायंस की क्या वैल्यू बचेगी? आप समझ सकते हैं, 1000 रुपीज़। तो ब्रॉडली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ऑल्दो इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है जो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बाय की रेटिंग दी और उन्होंने टारगेट दिया, और भी एग्रेसिव टारगेट दिया 2325 का, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक 5.5% टूटा।
बात करें एक और ब्रोकरेज हाउस है शेयर खान, और उन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जताई। उन्होंने भी ये कहा कि कंपनी के जो अर्निंग मोमेंटम है आगे कंटिन्यू रह सकते हैं, स्पेशली जो कंपनी का KG-D6 फील्ड में जो एक्सपेंशन होने वाला है, जो वहाँ से प्रोडक्शन होगा, उससे कंपनी का और भी प्रोडक्शन और वैल्यूएशन इंप्रूव होगा। और उनका मानना ये है कि जो सेबी का रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप के साथ डील हुई है, जिसकी वजह से जो आज मैं अभी आगे भी इसके न्यूज़ कवर करूँगा, उनका मानना यह है कि जो ये डील है इससे भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा और रिलायंस रिटेल एक नए मुकाम पे जाके पहुंचेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जब रिलायंस का डिजिटल, दैट इज रिलायंस जियो और रिलायंस का रिटेल का बिजनेस सेपरेटली लिस्ट होंगे IPO के द्वारा, तो एक नई वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उन्होंने और भी ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट दिया, उन्होंने दिया 2400 का टारगेट और एक ज़बरदस्त रेटिंग दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक 5.5% टूट गया। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन थी इलारा कैपिटल की, जिनका टारगेट था 2357। अगर बात करें ग्लोबल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स की, तो उसने क्या बोला है? गोल्डमैन सैक्स के टारगेट भी उतने ही एग्रेसिव हैं, उनका भी टारगेट है 2390 पर शेयर। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि बाय कॉल दे रही हैं, उनका मानना यह है कंपनी का जो कंज्यूमर बिजनेस है बहुत ही शानदार ग्रो होने वाला है, उसके बावजूद भी स्टॉक टूट रहा है। उसका क्यों? ये सिर्फ एक ब्रोकिंग हाउस है जिसका कि थोड़ा सा टारगेट बियरिश था, उसके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने दो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों का एनालाइज किया। क्रेडिट स्विस ने बोला भाई कि ऐसा है, आपका जो नेट सब्सक्राइबर एडिशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा। रिलायंस जियो पीछे आ रहा है और एयरटेल टेक ओवर कर रहा है। उसके चलते उन्होंने पहला पॉइंट ये उठाया है कि जो नेट सब्सक्राइबर एडिशन है जियो का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी बोला कि जो स्लो रिकवरी आ रही है रिफाइनिंग मार्जिन में, और दोस्तों जो कि मैंने आपसे कॉमेंट सेक्शन में पूछा है कि अगर आपको पता है इस क्वार्टर में क्या GRM डिक्लेयर किया गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं वो ढूंढ नहीं पाया। तो अगर ये क्रेडिट स्विस ने इन दो चीज़ों पे अपने ऑब्जर्वेशंस को उठाया है और उसके चलते उन्होंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट रखा 1930 का, और 1930 के टारगेट जो कि बहुत ही बियरिश हैं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से रिलायंस में और सभी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट्स दिए हैं, उसके हिसाब से ये टारगेट्स तो काफ़ी बियरिश हैं। तो दोस्तों, इन रिजल्ट्स के बावजूद भी कंपनी के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसमें कि कुछ क्लैरिफिकेशन है। नंबर 1 तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया भाई, कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन्स, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस पर जो मैंने अभी जो डिस्कशन किया वो तो है ही। इसके अलावा जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसमें क्या चल रहा है, उसमें फार्मर के प्रोटेस्ट से चलते जो नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, या फिर कंपनी उसको कैसे रिकवर कर रही है। जो फार्मर्स के साथ जो इशू चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज येट टू बी आंसर्ड। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन रिलायंस को बियरिश करने में काम आई वो थी अमेजॉन और बियानी साहब की, बेसिकली फ्यूचर ग्रुप की जो आज पिटीशन था उसमें आज डिस्कशन ये हुआ कि अमेजॉन ने बहुत ही एग्रेसिवली इस बात को कहा कि जो बियानी साहब हैं, बियानी साहब को बिसाइड सीकिंग प्रिजन फॉर टाइकून किशोर बियानी, ई कॉमर्स जायंट वांट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिंगापुर आर्बिट्रेटर्स रूलिंग इन अक्टूबर अगेंस्ट $3.5 बिलियन डील। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अमेजॉन जो कि चाइना में ऑलरेडी डिफीट खा चुकी है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देना चाहते हैं। अमेजॉन का बहुत ही एग्रेसिव प्लान था चाइना में अपनी ई कॉमर्स को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करने को, लेकिन चाइना में अमेजॉन की दाल नहीं गिरी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अलीबाबा और बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, तो वहाँ उनकी दाल गली नहीं। तो सिर्फ उनके पास एक मेजर पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया ही बचती है जहाँ पर उनको एक्सपैंड करना ही करना पड़ेगा। इन केस अमेजॉन वांट्स टू टारगेट दैट नंबर, दैट बिग नंबर, तो फिर उसके हिसाब से अमेजॉन को इंडिया में ये रूट लेना ही पड़ेगा, जिसके चलते वो बहुत ही एग्रेसिव है। और उस एग्रेशन के चलते जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, देखो भाई दो पार्टिसिपेंट हैं, फ्यूचर ग्रुप तो है एक प्यादा, अब उसमें लड़ कौन रहे हैं? अमेजॉन और रिलायंस। और आपको मालूम होना चाहिए अमेजॉन इज इंडिया तो छोड़ दो, मतलब इंडिया में तो अपना अगर बात करें ई कॉमर्स में तो नंबर 1 है ही, वर्ल्ड में भी दिग्गज है। जेफ बेजोस इज वेरी वेरी एग्रेसिव एज फार एज हिज मार्केटिंग, हिज प्लान्स, हिज बिजनेस इज कंसर्न। तो ऐसे में रिलायंस का अमेजॉन
अमेजॉन के साथ सीधे सीधे 1-to-1 टसल मेरे हिसाब से रिलायंस को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, प्राइमा फेसा दिख रहा है। और जिस प्रकार से आज की ये जो डिस्कशन हुआ है उसका तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में क्या सीधे सीधे रिलायंस में, और रिलायंस करीब 5.5% टूटा। तो दोस्तों ये वो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखने चाहिए जब भी आप रिलायंस में एज एन इन्वेस्टर उसके स्टॉक को परचेज कर रहे हैं। एज बाय द वे डिस्क्लोजर ये भी है कि मैं भी रिलायंस का इन्वेस्टर हूं, लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं अपने बैक ऑफ द माइंड रखता हूं बिफोर आई टेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो रिलायंस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिलायंस कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि बिल्कुल क्लियर कट है, एचयूएल है भाई, अपने एचयूएल की तरह ले लिया इसको कि हाँ भाई ब्रश हो ही रहा है, साबुन बिक ही रहा है, और तेल मंजन बिक रहा है। तो उस प्रकार से रिलायंस का बिजनेस नहीं है। रिलायंस के बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। रिलायंस का बिजनेस टर्मोइल में है, काफ़ी सारी चीज़ें अंडर प्रोग्रेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अंडर पाइपलाइन हैं, काफ़ी बिजनेस कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट रिलायंस के अराउंड बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी एज अ शेयर होल्डर अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि रिलायंस के इस क्वार्टर में आप थोड़ा सा न्यूज़ आनी चाहिए थी या कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरामको डील। और सऊदी अरामको डील को लेकर भी काफ़ी साइलेंस है, उस पर भी कोई बातचीत हो नहीं रही है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में इस प्रकार का प्रेशर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है रिलायंस वो कंपनी है जिसका कि बिजनेस प्लान भी, भाई आई कैन नॉट से कि रिलायंस का प्लान इज एज एग्रेसिव एज अमेजॉन जेफ बेजोस की तरीके, बट यस रिलायंस प्लान इज ऑल्सो वेरी वेरी एग्रेसिव। मेरे हिसाब से रिलायंस के स्टॉक को सही वैल्यूएशन पे खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासा वेल्थ क्रिएशन दिखाई पड़ सकता है। अगर फ्यूचर को छोड़ दें प्रेजेंट के बारे में बात करें, इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 ये है, और रिलायंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस के बारे में बात करें, क्योंकि रिलायंस इज नॉट वन कंपनी, रिलायंस इज अ मैमथ जो कि बहुत सारी कंपनीज का इंटीग्रेशन के साथ बनता है। तो कॉन्सोलिडेटेड अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आप कम पाते हैं। मार्केट कैप इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। अगर आप बात करें एक महीने में तो एक महीने में ऑलरेडी 2100 के लेवल टच कर चुका था। आज के दिन ही उसमें भयंकर गिरावट आई, और इस कदर गिरावट आई कि स्टॉक करीब 3% के आसपास एक महीने में डाउन हो गया। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो डिस्पाइट दीज बीच बीच में इस प्रकार के करेक्शन आते रहते हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक ने 27% के रिटर्न दिए हैं, कि सेक्टर के सिर्फ 13 हैं एंड सेंसेक्स के 16% के रिटर्न है। तो एक साल में उसने सेक्टर और सेंसेक्स को भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। सिमिलरली 3 इयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया गया। तो रिलायंस के स्टॉक को मेरे हिसाब से ऐसी इस प्रकार की जो खराब न्यूज़ आती है उसमें आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप बात करें यहाँ पर कोविड के समय स्टॉक करीब 800-900 के आसपास चला गया था, और उसके बाद फेसबुक की पहली डील का जो अनाउंसमेंट हुआ था कि फेसबुक के साथ उन्होंने डील करी है, कुछ स्टेक सेल करा है, और उसके चलते अच्छा खासा स्टॉक में अपमूव आया, और रिलायंस ने अपना हाई लगा 250 का। तो 100% रिटर्न्स वो ऑलरेडी दे चुका है एज ऑन डेट। अगर बात करें इसके ऑल टाइम हाई की तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न है। अगर बात करें चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो दोस्तों आज के दिन जो ये कैंडल बनी है विच इज क्लियर कट बियरिश माराबुजू, जो कि दर्शाती है कि स्टॉक में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अगर आप बात करें कंपनी के और भी टेक्निकल्स को थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे ऑल्दो ये कंपनी का ये स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1900 टू 1930, 1940, 1950, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट के चांसेस और भी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बाय द वे आपको मालूम होना चाहिए स्टॉक ने भी रिसेंटली पिछले के दैट इज नवंबर के महीने में 1850 के लो लगाए थे। तो अगर 1850 के वो लो लगा देता है तो भी आपको ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 1850 के आसपास एक शानदार 1850 टू 1865 के आस एक शानदार जीटीटी ऑर्डर बनता है, जहां पर आप इसको एक जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप लगाते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों ये जितनी भी निगेटिव न्यूज़ हैं और कंपनी का जो ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस का प्रोजेक्शन एक मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर हो सकता है।
क्योंकि ये ऑयल टू केमिकल का सडनली सामने आना दोस्तों कुछ दर्शाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कंपनी का एक टैक्टिकल, एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। अब वो स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है कंपनी की कुछ स्टेक सेल हो सकता है विच कैन बी पार्ट ऑफ सऊदी अरामको डील, या फिर ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करने के पीछे कंपनी का कुछ ना कुछ एक स्पेशल मुद्दा हो सकता है जो कि आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों इस स्टॉक मार्केट में जो ये गिरावट हुई है आज के दिन, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे जो कि मैंने आपको बताया। उसमें अमेजॉन का एक बहुत ही तगड़ा रोल था। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको रिलायंस में एज एन इन्वेस्टर ट्रेड करना है या फिर रिलायंस में एज एन इन्वेस्टर रहना है, तो इस प्रकार की जो न्यूज़ आएंगी वो स्टॉक को थोड़ा सा पेनफुल रखेंगी। उसका रीज़न ये है कि कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दौर से गुजर रही है जिसमें कई सारे एक्विजिशंस, काफ़ी सारा डेट है कंपनी के ऊपर जो कि कंपनी को बहुत ही जल्दी थोड़े समय में रिजॉल्व करना है। तो इसके चलते दोस्तों इस स्टॉक में कई सारी न्यूज़ आती रहेंगी, अमेजॉन का साथ पंगा चलता रहेगा, और इसके अलावा जो कंपनी के एक्विजिशंस हैं उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ रोड़े आते रहेंगे। तो ये स्टॉक बीच बीच में प्रेशर में रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोस्तों स्टॉक हैज़ टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल। दोस्तों आज के दिन भी स्टॉक गिरा, स्टॉक करीब आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरा, 5.5% के आसपास गिरा, लेकिन फिर भी उसने अपने ऑल टाइम लो नहीं लगाए, ना ही उसने कई मंथ के लो लगाए। अभी भी स्टॉक इज़ फार अबव इट्स 2 मंथ लो। अगर 2 महीने के लो के बारे में बात करें तो 1850 उसका 2 महीने का लो है। तो 1850 पे भी वो भी नहीं पहुंचा है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली जो स्टॉक में रनअप हुआ था बिकॉज ऑफ सेबी के जो डायरेक्शंस थे और रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को जो सेबी ने अप्रूव किया था, उसके चलते जो स्टॉक में अप मूव आया था, सिर्फ वो फ्रॉथ ही हटा है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन के बारे में, डिलीवरी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 36% की डिलीवरी आज के दिन हुई है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। तो जितने भी निवेशक हैं जो परेशान हैं, पैनिक में हैं, मेरे हिसाब से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रादर आई विल रिकमेंड यू टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन डिप्स, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें। मेरा काम है सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना ताकि आप एक बेहतर डिसीजन लेने में कामयाब हो सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।